नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले एक और जहां बागियों की कांग्रेस में घर वापसी की चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए जाने का वादा किया है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस में बागियों के आने का विरोध भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा है कि यदि बागियों को टिकट दिया गया तो आगे कार्यकर्ता पार्टी में रहेंगे या नहीं, ये फैसला लिया जाएगा। बागियों के कांग्रेस में घर वापसी की चर्चाओं से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद तो बीजेपी काफी सतर्क है और यही वजह है कि आज मदन कौशिक ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को फोन कर उन्हें लंच में आने का न्योता दिया। कुल मिलाकर एकाएक बदल रहे समीकरण ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बड़े सियासी हलचल की सुगबुगाहट है। माना जा रहा है कि हरक की माफी के बाद हरीश रावत काफी पिघल गए हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियां कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही हैं। यशपाल और संजीव आर्य को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद तो बागियों की घर वापसी की चर्चाएं और भी ज्यादा परवान चढ़ रही हैं। एकाएक बदल रहे समीकरण ने बीजेपी और कांग्रेस में ही टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल एक और जहां बीजेपी को अपना कुनबा संभालना है, तो दूसरी ओर बागियों के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर हाईकमान से आग्रह किया है बागियों को टिकट की शर्त पर पार्टी में शामिल न कराए। ऐसा होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इन 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और नेताओं से लड़ रहा था, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए, उस पर आपको विश्वास जताना चाहिए। ऐसे लोगों का जो कल भी दगाबाजी कर गए, ये क्या भरोसा है कि वो आगे भी दगाबाजी न करें। उन्हें सत्ता का लोलुपता है, उन्हें जनहित की कोई चिंता नहीं है, उन्हें भावनाओं की कोई चिंता नहीं, उन्हें आइडियोलॉजी की कोई चिंता नहीं है। केवल सत्ता लोलुपता के लिए वो आज कांग्रेस में आए, कल भाजपा में जाएं, आज फिर कांग्रेस में आए। ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इधर मलाई खाने आ गए। पहले वहां भाजपा में चले गए थे और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर वो यहाँ पे से टिकट मांगेंगे तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हम पार्टी में क्या स्टैंड लेते हैं। और हमें, क्योंकि 5 साल देखिए हमने अपना पैसा फूंक कर हमने पार्टी को समय भी दिया है, डंडा झंडा हमने सब बोका है और सारे हमने पार्टी की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैंने उसको बखूबी निभाया है। आज मैं कहूँगी कि ये किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। पार्टी देखिए, पार्टी तो तभी छोड़ूंगी ना, वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और नैनीताल से टिकट अगर मुझे नहीं दिया जाएगा तो मुझे सोचने के लिए मजबूर। और बागियों की घर वापसी से पहले कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं को, महिलाओं को टिकट देने जा रही है। वहीं बागियों के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं के बीच आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को फोन कर उन्हें लंच पर आमंत्रित किया है। पूछे जाने पर मदन कौशिक ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताई है। महिलाएं कह रही हैं, इनका चेहरा कह रहा है कि बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते पहले ही पूछ लेती है सवाल। जितना देखे सवाल नहीं सब क्या आपके पार्टी में जैसी बात है, कोई चर्चा है? देखिए, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जहां चुनौतीपूर्ण संभावना भी है, वहां भी हम चुनौती को स्वीकार करते हुए महिला को और युवा को टिकट देंगे। होती है, रक्ति से भी होती है, सबसे होती है। रोज तो अपने पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, तो लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। नहीं हरक जी, भोजन पे घर है तो वो मेरा उनका घर आस पास ही है, तो वो सामान्यतः हम लोग बैठते हैं, आते हैं, और भी लोग आते हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले एक और जहां कांग्रेस करो या मरो की रणनीति के तहत चुनाव को लड़ रही है, तो दूसरी ओर बागियों की वापसी से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आगे क्या कदम उठाती है।
क्या कांग्रेस में बागियों की घर वापसी होगी? क्या मदन कौशिक के फोन पर बात करने से हरक अपने कदम पीछे खींच लेंगे? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब के इंतजार में है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक तरफ जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं दूसरी तरफ दल बदल का कार्य चल रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा में जा रहे हैं, तो भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा इस वक्त अपना कुनबा संभालते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी रार भी कहीं ना कहीं दिखने लगी है, क्योंकि जो बागी नेता हैं अब उनकी वापसी हो रही है। तो ऐसे में जो नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो कांग्रेस की पार्टी में कार्यकर्ता हैं, लगातार मेहनत करें, तो उनको कहीं ना कहीं ये नाराजगी है कि हम इतने दिनों से मेहनत करें, अगर हमें टिकट नहीं दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं आगे देखना होगा कि हम पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है, और भाजपा कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो अपना कुनबा जो है वो सुरक्षित रख सके। इसी वजह से शायद हरक सिंह रावत को आज मदन कौशिक ने लंच पे भी बुलाया था। तो हरक सिंह रावत के भी कहीं ना कहीं बोल जो है वो अब सुर जो है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अभी जब वो हरीश रावत को जिस तरीके से उनके लिए बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, पिछले 2-3 दिनों से उनके सुर हरीश रावत के लिए बदले बदले से भी नजर आ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। पहले सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। नवीन पिरशाली जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ कुलदीप राणा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुनीता जी, इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। चूंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में आज जिस तरीके से मदन कौशिक ने लंच पर बुलाया है हरक सिंह रावत को, तो कहीं ना कहीं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि आपको भी ये डर सता रहा है कि हरक सिंह रावत कहीं कांग्रेस में शामिल ना हो जाए। देखिए, मैं यहाँ पे जिस प्रकार से ये लंच और ब्रेकफास्ट का जो मैटर है, ये तो भाजपा में देखिए आए दिन सभी नेता लोग जब तो एक दूसरे के साथ लंच और ब्रेकफास्ट में बैठ के तमाम चर्चाएं करते हैं, तो इसको अन्यथा में ना लिए। और जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल रहा है कि यशपाल जी के साथ ब्रेकफास्ट हुआ और उसके बाद जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए जी। तो प्रत्येक उदाहरण हर जगह मुझे भी लगता है कि उसको शक की देखना चाहिए। अपने कई बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके तहत माननीय प्रदेश अध्यक्ष की आवाज कम कर। जी सुनीता जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो यही बात मैं कह रही थी। और जहाँ पे ये जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है कि हम दल बदलुओं का जो है जो एंट्री है और इस तरीके से ये प्रथा चल रही है, इसको हम बंद करेंगे, तो शुरुआत जो है उन्होंने ही मुझे लगता है की है। उनको अपने उससे एनालिसिस कर लेना चाहिए था कि जो काम वो खुद कर रहे हैं वो जब दूसरे भी करें तो उसका क्या असर होता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में हमने देखा कि सरिता आर्य जी का दर्द और पीड़ा एक महिला की, इस प्रकार से जो है इनके कुनबे में महिलाओं का अपमान होता है और महिलाओं की की जाती है। प्रियंका गांधी की महिला टिकट देने की बात करती है। माननीय हरीश रावत जी का कहना है कि सोचेंगे, मतलब उनको ट्रस्ट नहीं है अपनी महिलाओं पर और उनको बिल्कुल भी महिलाओं के प्रति नहीं है। जहां तक भाजपा की बात है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा ने सबसे पहले हर जगह आपने पंचायत चुनाव देखे, आपने पंचायत तमाम चीजों में देखा कि हम महिलाओं को ये चुनाव लड़े। और सुनीता जी, इस पर बात करेंगे कि महिलाओं को कितना सम्मान भाजपा में मिला है या नहीं, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से भाजपा के जो नेता हैं वो बागी हुए जा रहे हैं, जो कांग्रेस से शामिल हुए थे भाजपा में, अब उनके सुर कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। गणेश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हरक सिंह रावत की वापसी की बात लगातार कही जा रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी जो मतभेद है वो भी अब साफ नजर आने लगा है, तो ऐसे में आपने हाउसफुल का बोर्ड भी लगा रखा था, तो भाजपा के जो नेता आ रहे हैं क्या उनको जगह मिलेगी?
गणेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, शायद आपका म्यूट ऑप्शन जो है वो ऑन है। वो आवाज आ रही? जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हरक सिंह रावत जी ने कोई टर्म कंडीशन नहीं रखी है कि मैं आऊंगा मुझे टिकट देंगे। अब देखो, आज के वक्त में भाजपा की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। 112 दिन में 3 मुख्यमंत्री चेंज किए। आज उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, बेरोजगार रास्ते में भटक रहे हैं, किसान का धान नहीं बिक पा रहा है, व्यापारी का बिजनेस ठप हो चुका है, तो इन्हें सब लग चुका है। ये हालांकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दल बदल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उत्तराखंड में शुरुआत हमारे इस भाजपा पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे हमारे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, खंडूरी जी, उन्होंने ही इस चीज को प्रारंभ किया था। टीपीएस रावत जी जो हमारे कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें रिजाइन करने के वहां से मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़े। तो आज जो भाजपा कहती है, उनका चाल चरित्र और चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। आज आप देखिए, किसानों का भुगतान, आप मैंने जनहित याचिका दायर मैं ही करता हूं, किसानों का आज के लिए 3,50,000 क्विंटल धान तोले हुए 20 दिन 22 दिन हो चुके हैं, जबकि सरकार ने हाईकोर्ट में लिखित एफिडेविट दिया था कि 48 घंटे से लेकर अब तक भुगतान करेंगे। 68 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया। तो आज हर कोई त्रस्त है, परेशान है, और इन जितने हमारे धुरंधर हैं, इन लोगों को लग गया है कि अब धरातल में काम करने से ही काम होता है, एक जुमलेबाजी लच्छेदार भाषण से काम नहीं चलने वाला है। और अब तो हम जनता क्या करे, आप तो उनके विधायक और मंत्री खुद कह रहे हैं भाजपा में। आप देखिए फर्तियाल जी ने क्या कहा मंत्री जी के सामने, हरक सिंह रावत जी क्या कह रहे हैं कि मुझे सबसे बेकार कार्यकाल का एक कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के विधायक जब ये कहने लग जाएंगे तो स्वाभाविक है, अब तो भगदड़ मचनी है, सबको मालूम है। ये कहीं से कहीं सत्ता में नहीं आ रहे हैं। अगर इन्हें मौका मिलता है, चौथा मुख्यमंत्री चेंज कर देते, अब मौका ही नहीं मिला ना, इन्हें तो 112 दिन में 3 मुख्यमंत्री कर दे। इनका कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, और अब उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है कि कांग्रेस का वो कार्यकाल जो कार्य किया था उसमें तुलनात्मक कर रही है। तो इसमें आप हम कांग्रेस में ये विश्वास करती है, कांग्रेस जैसी पार्टी सर्वधर्म संभाव सबको लेके चलती है। चलिए केवल ठीक है गणेश जी। नवीन प्रशाली जी, आपके पास आऊंगी मैं, और अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से दल बदल की राजनीति जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे कि एक मिथ है उत्तराखंड में कि कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, ऐसे मंत्रियों का भी 5 साल इस पार्टी में रहते हैं, 5 साल उस पार्टी में रहते हैं। क्या कहना नवीन जी आपको? देखिए, उत्तराखंड में अब चुनाव आने वाले हैं। पिछले 5 साल से एक सरकार और विपक्ष दोनों ने आपस में मित्रता निभाते हुए इस प्रदेश को लूटने का काम किया, और जब अब जनता इनसे रुष्ट हो चुकी है, इनको समझ में आ गया है कि हमारा पत्ता साफ होने वाला है, और एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से मुद्दों की राजनीति उत्तराखंड में कर रही है, उससे इन नेताओं के समझ में आ गया है कि इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो ये दल बदल को इस बार व्यापार, जो दल बदल के व्यापारी हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सक्रिय हो चुके हैं, और इनके मंत्री के बयान आप देख रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं, और दोनों दलों में से जो बड़े बड़े नेता हैं वो कॉमेडी सीरीज की तरह से अपने बयानों को जारी कर रहे हैं, जिससे साफ है कि ये भांप चुके हैं कि अब इस बार इनकी सरकार आने वाली नहीं है। और दोनों ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मित्रता निभाते निभाते मृत अवस्था में पहुंच गए हैं। तो अब जाकर जनता जब इनके पीछे पड़ चुकी है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं के पीछे जनता लठ लेके पड़ चुकी है और उनको भगा रही है। तो इससे समझ में सबके आ गया है। तो हरक सिंह रावत जी के भी समझ में आ गया कि अब भारतीय जनता पार्टी से कुछ होना नहीं है। उनका सपना है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, और मुख्यमंत्री वो बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से क्या पता वो सपना उनका पूरा हो हरीश रावत जी के बाद। तो वो इसलिए दोनों के सुर अब जो नरम पड़े हैं, कहीं ना कहीं वो खिचड़ी उनके बीच में बन रही है। लेकिन जनता देख रही है, जनता इन दल बदलों को छोड़ने वाली नहीं है इस बार। ठीक है, कुलदीप जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की राजनीति को भी बेहतर समझते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तरफ जहां भाजपा ने दावा किया था कि हमने हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस बात का दावा किया कि हमने हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है, तो फिर ये नेता कैसे एक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जा पा रहे हैं? क्या आपने जगह बना, क्या इन लोगों ने जगह बना ली है? और ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में जाएंगे तो काफी फायदा हो जाएगा, या कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो उनको बड़ा फायदा हो जाएगा, या फिर ये 5-5 साल का करियर गेम खेल रहे हैं?
कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी आवाज शायद म्यूट है, आप अपनी आवाज कौन म्यूट कर लीजिए। उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है एक तरफ जहां हरक सिंह रावत को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सतर्क नजर आ रही है। आज जिस तरीके से मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को लंच पर बुलाया, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि भाजपा अपना कुनबा संभालने की पूरी कोशिश कर रही है और वो नहीं चाहती कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो जाए। यशपाल आर्य के जाने के बाद से ही भाजपा काफी सतर्क नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी और कहा था कि हमने यहाँ पर हाउसफुल का जो बोर्ड है वो लगा रखा है। दोनों ही पार्टियां कह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नेता जो है वो एक दूसरे पार्टी में, जो भाजपा के नेता हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं। चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, आप इस बात को कह रही थी कि हरक सिंह रावत को अगर लंच पर बुला लिया गया है तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा चलता रहता है। आप मुझे बताएंगी कि इससे पहले हरक सिंह रावत को लंच पर कब बुलाया गया था? बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी और हरक सिंह रावत जी का घर बहुत आसपास है और ये महज एक औपचारिकता है, लेकिन जहाँ तक जो अभी पीछे जो जुगलबंदी और कहे जो जुबानी जंग चल रही थी उसको अगर हम लोग देखें तो हरीश रावत जी का जहाँ तक सवाल है, मैं बताना चाहती हूँ कि हरीश रावत जी को जनता ने नकार दिया और माननीय हरक सिंह रावत जी जिस प्रकार से अभी उनका बयान आया कि वो आगे चुनाव में जो है किस प्रकार से अपनी भूमिका रखेंगे नहीं रखेंगे, ये सारी तमाम चीजें जो है मुझे लगता है ये उनका अपना एक पर्सनल सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राज्य में बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य हमारे हो रहे हैं, जब वहाँ पे फोकस होना चाहिए। हेलो सुनीता जी, बिल्कुल, लेकिन यशपाल आर्य के जाने के बाद से आप ये मानेंगे कि आप अपना कुनबा बहुत सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि क्या अब ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति शुरू हो गई है कि जब तक नेता पार्टी में रहते हैं और जो वो चाहते हैं, जो उनकी मंशा होती है, जब वो पूरी नहीं होती तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं, हमें रोक लो या हमारी जो मांगे उन्हें पूरा कर लो। तो क्या ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है उत्तराखंड में? नहीं, देखिए इसको ब्लैकमेलिंग तो नहीं कहेंगे, तो जिस प्रकार का भी प्रेशर कहीं से भी होता है तो हर एक पार्टी संगठन जो है बहुत इन सब चीजों को एनालिसिस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है बहुत विस्तृत है और बहुत अच्छे से हर चीज का हर पहलू को समझता है और अगर किसी की इच्छा ऐसी बन भी रही है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि वो हमारी विचारधारा से जुड़े रहें और अपनी जो भी कर्तव्य उनके हैं वो पार्टी के आए। लेकिन अगर किसी ने पूरा मन ही बना लिया हो, किसी की पूरी मंशा ही जानी हो, तो किसी कोई रोक नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कहीं से भी इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगेन चुनाव 22 में जीतेगी और बहुत अच्छी मतों से जीतेगी और अब की बार तो 60 के पार जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन अपने कार्यकर्ताओं से भरोसा करता है, पूरा ट्रस्ट करता है। अब रही जो ये बातें हो रही है, देखिए एक पर्सनल मैटर की तरह लेना चाहिए कि उनकी आपस की बात है, आपकी याराना या रंजिश से जो भी इसको आप कह सकते हैं, तो इससे संगठन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों को बहुत ज्यादा विचार करने वाली बात है। हमारा कुनबा बहुत बड़ा हुआ है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और लगातार जो है वो लोगों के साथ जन जन के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जरूर जनता जो है वोट देगी और आने वाले समय में भाजपा को पुनः जिताएगी। ठीक है सुनीता जी, ये दावे तो खैर सभी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 2022 में हमारी जीत पक्की है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो राजनीति इस वक्त चल रही है, जैसे कि सवाल मैंने उठाया कि क्या ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है, यहाँ पर कोई भी नेता है तो उनकी जो मांगे हैं जिस मंशा के साथ आए थे अगर वो पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं एक धमकी दी जा रही है कि अब हम कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे या हम भाजपा में चले जाएंगे तो हमारी जो मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। इस तरीके की चीजें भी कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, मेरा आपसे सवाल था कि उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरीके से दल बदल की राजनीति अब चल रही है, जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब जो भाजपा के हैं वो कांग्रेस जा रहे हैं, कांग्रेस के जो है वो भाजपा में जा रहे हैं, ये 5-5 साल का क्या करियर गेम चल रहा है?
देखिए, उत्तराखंड में अब नेताओं की महत्वाकांक्षाएं अपनी उच्चता को पार कर रही हैं जी। और दोनों राजनीतिक दलों में यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन से जन्मा यह राज्य जिसकी कुछ मांगे थी, जिसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए इसका आंदोलन रहा और तमाम इसके नेता जो उस आंदोलन में शरीक रहे, लेकिन अब जिस तरह की चीजें सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई के लिए जिस तरीके से ये अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में और फिर दूसरे दल से छोड़ करके फिर वापस दल में, कि जहां जीत की संभावना है। और सबसे बड़ी चीज इनमें यह है कि राजनीतिक दल भी जीत की संभावनाओं को आधार मानकर ही इन चीजों को इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें ना पीछे भाजपा है ना कांग्रेस है, क्योंकि उत्तराखंड की विडंबना यह है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय दल है यूकेडी, वो अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले ही एक तरीके से समाप्त होता दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से संघर्ष कर रही है राज्य में, हो सकता है कि वो तीसरे विकल्प के रूप में उभर करके सामने आ भी जाए। और उत्तराखंड के लिए ये बेहद आवश्यक भी हो गया है। लेकिन इन तमाम सारी चीजों के बीच में जो बातें हैं राज्य को लेकर के, और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि नेता जो जीत की संभावनाओं के आधार पर दल बदल कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या, उन पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या जिन कार्यकर्ताओं ने इन विधायकों को विधानसभा पहुंचाया जी, या उन दोनों दलों में जो लोग हैं जो अपने भविष्य की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, ठीक। तो जिस तरीके से टूट करके, और ये बात आपका सवाल पहले सवाल था कि दोनों दल कह रहे हैं कि उन्हें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा जी। तो हाउसफुल का बोर्ड किसके लिए? ये दोनों राजनीतिक दल ये भूल गए कि जो दरवाजा किसी के आने पर भीतर के लिए खुलता है, वही दरवाजा बाहर जाने के लिए भी खुलता है, ठीक। तो आज भाजपा के अंदर जिस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं जी। और उत्तराखंड की जनता ने 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत का खामियाजा भुगता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह आम आदमी कह रहा है या उत्तराखंड का जनमानस कह रहा है कि हमने 57 विधायक भेज करके जो प्रचंड बहुमत दिया था, उसका जो लाभ राज्य को मिलना चाहिए था वो राज्य को नहीं मिला। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा के उन विधायकों को भी भुगतना पड़ा है, उन वरिष्ठ मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को, नेताओं को, विधायकों को भी भुगतना पड़ा है, जिन्हें लगता था कि हमारी सरकार आएगी तो हमें कहीं ना कहीं मंत्री पद मिलेगा या इस तरीके की चीजों से नवाजा जाएगा। लेकिन वो जिस तरीके से उनके विरोध को दरकिनार कर दिया गया, और भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है, वहां जो आवाज है पार्टी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की आवाज वो दबके रह गई इस बीच। तो और यही चीजें कांग्रेस में इतनी अराजकता फैल गई थी कि कांग्रेस उस समय अपना कुनबा नहीं समेट सकी, और अभी उसको अपना कुनबा बचाने के साथ साथ कुनबे को जोड़ना, क्योंकि इन दोनों दलों में कोई भी दल नए खिलाड़ियों पर दांव खेलने को राजी नहीं है जी। वो सिर्फ जीत की और सत्ता की संभावनाओं के आधार पर ही यह पूरा समीकरण बिछा रहे हैं कि कुछ भाजपा से आ जाएं या कुछ कांग्रेस से भाजपा में चले जाएं। और दोनों दल ये भी देख रहे हैं, दोनों दलों के ये नेता जो दल बदल को आतुर हो रखे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि उनका वोट बैंक इस समय किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, उन्हें उसी तरफ माइग्रेट होकर के उसी तरफ जाकर के उस वोट बैंक का लाभ लेना जी। तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की हार और उत्तराखंड की लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति जो निराशा है, उसका ये एक प्रतिबिंब कह सकते हैं इसको हम जी। बिल्कुल कुलदीप जी, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो लगातार देखने को तो मिल रही हैं, इनसे क्या परिवर्तन होगा ये भी देखना होगा। सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना।
तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले एक और जहां बागियों की कांग्रेस में घर वापसी की चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए जाने का वादा किया है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस में बागियों के आने का विरोध भी शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा है कि यदि बागियों को टिकट दिया गया तो आगे कार्यकर्ता पार्टी में रहेंगे या नहीं, ये फैसला लिया जाएगा। और बागियों की कांग्रेस में घर वापसी की चर्चाओं से बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद तो बीजेपी काफी सतर्क है और यही वजह है कि मदन कौशिक ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को फोन कर उन्हें लंच में आने का न्योता दिया। और कुल मिलाकर एकाएक बदल रहे समीकरण ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे नवीन प्रशाली जी का। नवीन प्रशाली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी इस बात को कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ सकती है, जनता आपको मौका दे सकती है। लेकिन अगर हम भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो वो आपको चुनौती के रूप में देखना ही नहीं चाहते हैं। वो आपस में ही उनको लग रहा है कि कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से है और भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से है। वो आपको चुनौती में शामिल नहीं कर रहे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 20-21 साल में इस प्रदेश को लूटा है और इनकी कारगुजारी से जनता त्रस्त है, उसके हिसाब से अब आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है। आम आदमी पार्टी ही इस प्रदेश के लिए एकमात्र विकल्प है जो मुद्दों की राजनीति को कर रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो दल बदल का व्यापार चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 3 गोत्रों से बनी है। एक आरएसएस गोत्र, एक नॉन भाजपा गोत्र और एक कांग्रेस गोत्र से जो लोग गए हैं। वहां पर जो आरएसएस गोत्र और कांग्रेस के गोत्र के लोगों की जो खींचतान है, उससे एक बहुत बड़ी विकट समस्या भारतीय जनता पार्टी में ये पैदा हुई है कि आरएसएस गोत्र के लोग चाहते हैं कि ये कांग्रेस गोत्र के नेता जो है चुपचाप वापस चले जाएं तो अच्छा रहेगा, हमारे यहाँ पर हमारे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस बात को कांग्रेस गोत्र के नेता सब समझ रहे हैं। उनकी छटपटाहट ये बता रही है कि अंदर उनको कितनी परेशानियां महसूस हो रही है। कोई बयान दे रहा है कि हम कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब उस बौखलाहट की बदौलत है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस वक्त चाह रही है कि जो उनका डूबता हुआ जहाज बिल्कुल डूब चुका है और भारतीय जनता पार्टी के जहाज में छेद करते हुए ये लोग यहाँ पर कूदे। लेकिन जनता जैसे ही ये लोग दल बदल करते हैं वैसे ही इन दल बदल वाले चेहरों को बिल्कुल साफ कर देगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है। अब जनता त्रस्त हो चुकी है। जैसे कुलदीप जी ने भी कहा कि उत्तराखंड की जनता ये कह रही है कि हमें इनसे मुक्ति चाहिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति, कुछ इस तरह से उन्होंने जो भी कहा था। और मैं आज जो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा विरोध हो रहा है इनकी कारगुजारियों से हो रहा है, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से जनता को समझाने में सफल रही है कि किस प्रकार से इस प्रदेश की लूट की गई, किस प्रकार से बर्बादी की गई, तो उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जनता के बीच में कलह खुल चुकी है। तो इसलिए जनता अपना आशीर्वाद इस बार आम आदमी पार्टी को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है नवीन जी। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही थी। सुनीता जी, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, मैं नवीन प्रशाली जी ने जिस प्रकार से भाजपा के बारे में उन्होंने अपनी विस्तृत यहाँ पे व्याख्या रखी, तो मैं थोड़ा सा उनको ये बता दूं। उसका समर्थन करते हैं आप जी? उसका समर्थन करते हैं आप जो मैंने कहा? समर्थन तो अभी आपको पता चलेगा, सुन लीजिए, खत्म नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली प्रदेश में तो अन्ना हजारे जी, किरण बेदी, उत्तराखंड की बात करो सुनीता जी। मैं फिर लुटियन जोन में चले जाऊंगा, मोदी जी पे बात करने लग जाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं है।
यहाँ आपदा पर बात करो और आपके अंदर जो आफत आई है उस पर बात कीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। मुख्यमंत्री जी नवीन जी, अभी आप उत्तराखंड आए, अभी उत्तराखंड में आपकी सरकार नहीं बनी है ना, तो आपके दिल्ली वाले मुद्दों को पर ही बात की जाएगी। सुनीता जी बस उसी का जिक्र कर रही हैं। सुनीता जी अपनी बात को पूरा करिए। बिल्कुल, देखिए ये बेचैनी बताती है कि कहीं ना कहीं इनके जहाज में ही पूरे खेत में ही आम आदमी पार्टी जो बैठी है और हमेशा अवसर में आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टी है। और इनका चाल चरित्र जो भी चेहरा है पार्टी का, वो दिल्ली प्रदेश से पूरी देश की राजधानी है और पूरे प्रदेशों को जो है मैसेज। भाजपा साफ हो गई वहाँ पर ना सुनीता जी, भाजपा साफ हो गई। आदमी पार्टी अभी आप अमित शाह जी घर घर पर्चे बांट के आए थे, यहाँ तो हवाई यात्रा कर रहे, दिल्ली में उन्होंने घर घर पर्चे बांटे थे, घर घर ऐसे ही साफ कर अगर दी थी भारतीय जनता पार्टी। वो सही नहीं रहेगा। सुन लीजिए बात, अभी इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कांग्रेस भाजपा इस बार साफ है। जो आपके काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से अश्लील राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उतर गई है, एक दूसरे के काले कारनामों की नुमाइश लगाने की बात आप कर रहे हैं, तो जनता आपको साफ करेगी। आप बोले किसका स्क्रीन कितना बड़ा है, हम देखते हैं, चलो मैदान में चलो रेंजर्स ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, एक दूसरे काले कारनामे दिखाते हैं, तो जनता आपको आपके कारनामों की सजा इस बार देगी। कहीं नहीं हो आप लाइन में, कहीं भी नहीं। आई इतनी बड़ी आपदा आई है, इतनी बड़ा फेलियर सरकार का रहा, फिर भी शर्म नहीं आ रही कि आप लोगों को ये बात करते हुए बड़ी मुझसे कह रहे हैं हम आएंगे वो आएंगे। कोई नहीं आओगे आप लोग, दोनों साफ हो इस बार, दोनों साफ है। यहाँ की जनता से, यहाँ की उत्तराखंडियत से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बिल्कुल सफाया करेगी, ये तय है, ये लिख लीजिए आप अपने। बताएगा कितने लोगों को मुआवजा दिया, मुआवजा कितने लोगों को दिया, किस लिए आपकी सरकार को याद किया जाएगा, एक काम बता दीजिए आप सुनीता जी, एक काम बता दीजिए जिसके लिए आपकी सरकार को याद किया जाएगा, एक काम। अपने लोगों को तो इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा सरकारी तंत्र इतना बड़ा रेड अलर्ट एडवांस में देने के बाद भी आपका सरकार का सिस्टम जाग नहीं पाया। आज मुख्यमंत्री जी आपदा की बात करने के बजाय अपने मंत्रिमंडल को संभालने में लगे, अपने विधायकों को संभालने में लगे। आपकी सरकार का जहाज डूब रहा है, आप उसको संभाल रहे हो, आपको इस प्रदेश की जनता का थोड़ा ना लेना देना है। और भाजपा बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और आप जैसे इस बार चप्पे चप्पे से सफाई होगी, झाड़ू लगा देंगे, पूरा प्रदेश में झाड़ू लगेगा इस बार, सब साफ जाएंगे। तो मैं और आप सब साफ सुनीता जी, भूल जाइए, ये जोश छोड़ दीजिए, ये जोश दिखाइए मैदान में। इस बार चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। साफ है, साफ कर देंगे, एक एक चप्पे से सफाई करेंगे, एक एक चप्पे में झाड़ू चलाएंगे इस बार, और भाजपा कांग्रेस की सफाई कर देंगे। ले लो मौका भाई साहब, बीच में बार मौका दे बहुत मौके मिल गया आपको, बहुत मौके मिल गया, आप मौका नहीं मिलना। अरे नवीन जी, आप तो शायरी भी करने लग गए। भाई मुझे बिल्कुल लोगों का क्या है कि अपनी मैम सफाई 0 पे आ गई थी कांग्रेस, 3 पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। आते गणेश जी आपके पास आते हैं, चलिए ठीक है नवीन जी, भाजपा 3 पर, यही हाल यहाँ पर होगा, 70 सीट। ठीक है सुनीता जी आपके पास भी वापस आती हूँ मैं। गणेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, गणेश जी की भी सुन लेते हैं। गणेश जी क्या कुछ कहना है आपको? जी ऐसा है, अभी हमारी भाजपा प्रवक्ता सुनीता जी ने कहा था रावत जी का पिट चुके हैं, तो रावत जी नारायण दत्त तिवारी जी के बाद एक उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं। उन पे जो उनका जो सोच है, जो विजन है, केवल उन्हें 32 महीने का कार्यकाल मिला था कार्य करने का, और 3200 लोगों ने नियुक्तियां की। इन्होंने बताइए 2700 नर्सों की भर्ती की बात करके 1.5 साल से अभी अधर पर लटका। अब जब हम ही करेंगे, ये नहीं कर सकते। और जहां तक ये कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले 2022 के, ये चाहे आप हो चाहे ये हैं, जनता तुलना कर रही है, जनता को विश्वास है कांग्रेस ऐसी पार्टी सब लेके चलती है, सब धर्म संभाव की पार्टी है। जहां तक हमारे यहाँ कुलदीप भाई साहब ने बात रखी थी, मैं उनके बात से सहमत हूं। चुनाव से पहले सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बागी बनेंगे क्या पार्टियों के खेवनार, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देववी भूमि में सियासी दंगल जोरदार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपना अपना कुनबा संभालने में जुटी हुई हैं, क्योंकि नेता जो हैं वो अब दल बदल की राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। भाजपा के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, और राजनीतिक हलचल भी अब काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। हरक सिंह रावत और हरीश रावत दोनों ही काफी कद्दावर नेता हैं। हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद अब वो एक बार फिर कांग्रेस में वापसी का मन बना रहे हैं। जैसा कि
हालात देखने को मिल रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, आपको कुछ कहना था, क्या कुछ कहना है आपको? मैं गणेश जी से बोलना चाहती हूँ, अगर उन तक मेरी बात जा रही है, कि कांग्रेस का खात्मा हो चुका है जी। और रही बात हरीश रावत जी, उनको तो दो दो जगह से जनता ने इस प्रकार से घर बिठाया है कि तब से लेकर अब तक जो है वो खड़े नहीं हो पाए पार्टी के अंदर। और अभी हाल फिलहाल में देखिए आप, पंजाब में जाके उन्होंने कैसी अंधेर गर्दी मचाई कि वहां पे वहां का तो कहते हैं कि ना रहे घर के ना रहे घाट के, वहां तो उन्होंने कबाड़ा किया ही, वहां तो उथल पथल करके, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में ये दांव पेंच लगा के लोगों को गुमराह करते हैं, पंजाब में इनकी नहीं चल पाई। और पंजाब में इन्होंने जो अव्यवस्था फैलाई संगठन और सरकार के बीच में, उसका खामियाजा आज वहां की जनता भुगत रही है। अब रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखिए कांग्रेस महासचिव के पद से भी गए और प्रभारी से तो गए ही गए। अब रहे उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में आ जाए आप, मुद्दे इनके पास है नहीं, जनता के बीच में इनको खड़े नहीं होना, काम इनको करना नहीं है, इनको तो बस ये करना है कि दूसरे लोगों को आरोप और तोहमतें लगाते रहना है, जो जनता बहुत अच्छे से समझती है। आप देखिए आपदा, इतनी बड़ी आपदा आती है उत्तराखंड में, तो इस समय तो कोई पार्टी नहीं होती है, इस समय तो जो भाई जन बहन जो भी जिसका भी सहयोग कर सकते हैं, सब लोग एक साथ आते हैं और अपने उत्तराखंडियों को बचाते हैं। वो उत्तराखंडी जिनसे आप लोगों ने वोट लेना है, आप उनको ये जाके कि हमारे पास तो सत्ता नहीं है, हम कैसे तुमको राशन बांट दे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, सत्ता नहीं है, हम कैसे आप लोगों की मदद कर देंगे, तो भाजपा की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, भाजपा की जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी, चाहे पार्टी रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमेशा जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता हमेशा खड़े मिलेंगे। अब रही बात इनकी, ये जाते हैं और वहां पे इनका क्या चल रहा है, फोनो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि हम लोग उपवास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता को एक दूसरे को नीचा दिखाना, हरीश रावत जी, ये राजनीति बहुत आउटडेटेड हो गई है। आज की राज्य की जनता जो है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और रोज एनालिसिस करती है आपके डायलॉग्स को, तो इन डायलॉग्स को छोड़ दीजिए। मैम ये फोटो नहीं आ रहा हमारा इसमें डायलॉग्स की। तो ये जो चीजें अभी भी देखिए, जो जुगलबंदी चल रही है, जनता कैसे देख रही है, जनता देख रही है कि दो लोगों का आपसी मामला है, उससे आगे जनता नहीं सोच रही है। जनता को अपने भाग्य के बारे में सोचना है, जनता को फ्यूचर के बारे में सोचना है, रोजगार के बारे में सोचना है, स्वरोजगार के बारे में सोचना है, तमाम ऐसी चीजों के बारे में सोचना है जिससे उनके प्रदेश में जो है खुशहाली है, पर्यटन बढ़े, रोजगार बढ़े, तमाम ऐसी चीजें हो जिससे उत्तराखंड प्रदेश का नाम ऊंचा हो। लेकिन हरीश रावत जी, बल्द बकरी हो गया, सांप नेवला हो गया, ये टेलीफोनो हो गया, अरे भाई हम समझते हैं आपकी एज का तकाजा होता है हर जगह पे, लेकिन अब ये चीजें छोड़ दीजिए। अब आप मजाक का पात्र बन रहे हैं, जहाँ पे आपको एज अ संरक्षक लोगों को इज्जत देना चाहिए और इज्जत मिलती है आपको, क्योंकि आप गुण राजनीतिज्ञ हैं भारतीय प्रदेश के। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आपका जो एक रुतबा है, उस रुतबे में अगर आप एक संरक्षक के रूप में अच्छी बातें करते हैं या जनता के लिए कोई मैसेज देते हैं या प्रेरणा बनते हैं, तो आपका सब लोग सम्मान करते हैं। सुनीता जी, जरा मुझे एक बात बताइए। अभी सुनीता जी, आप मुझे एक बात बताइए, मेरा नेटवर्क गायब हो गया था। जिस तरीके से आप कह रहे थे, गणेश जी मैं आपके पास आती हूँ, आपसे जानना चाहूंगी मैं सुनीता जी, आप इस बात को मान रही है कि हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और देखिए ये सब चीजें, ठीक है, अभी मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि उपनल कर्मचारी जो इस वक्त सरकार को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए सुनीता जी, उपनल कर्मचारी जो इस वक्त सरकार को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके मानदेय को लेकर वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, इसी का विरोध हरक सिंह रावत ने किया। और जैसे कि अभी गणेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप अपनी पार्टी के जो अंदर कार्यकर्ता हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, कहीं से कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं हो रहा जैसे सरिता आर्य का हो रहा है, या जैसे इनके कोट द्वार में अभी दो बहनों की इतनी खतरनाक लड़ाइयां वायरल हुई। इनके प्रदेश कार्यालय में जाइए, वहाँ पे एक दूसरे के बाल नोचे गए, वहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के बाल नोच दिए। ऐसी आप ऐसी वायरल बताइए भाजपा की।
अच्छा तो देखिए, बहुत ज्यादा सुसंगठित पार्टी है और हमारे यहाँ पर जो भी गिले शिकवे होते हैं सुनीता वो जी, लेकिन अपने हरक सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी और उन्होंने बताया था कि वो कितनी बेसब्री से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो उनके भी सुर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। यहाँ पे को इस बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या वजह है कि आज मदन कौशिक को उनको लंच पर बुलाना पड़ रहा है? इससे पहले तो कभी नहीं बुलाया उन्होंने लंच पे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन जब बुलाना पड़ता है, जो स्थितियां जो होती हैं, अगर उन मतलब की बातों से अगर नहीं सुनीता जी, अपनी या ही पार्टी के कार्यकर्ता जब आपकी सरकार का विरोध करने लग जाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे समझा जाएगा ना कि कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं या उनकी मंशा है कि अब वो पार्टी छोड़ेंगे। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि नहीं उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं? मैं मान सकती हूँ कि भाजपा प्रवक्ता हैं, आप इस बात को जरूर कहेंगी। देखिए मैडम, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने की इच्छा जताई है, उसका पार्टी सम्मान करेगी आने वाले समय में। लेकिन आप अगर अपनी तरफ से ही बातें लगाएंगे तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि सब इसे देखिए सबके सामने कहीं पे भी हरक सिंह रावत देखिए सुनीता जी, कहीं ना कहीं जो समीकरण बैठ रहा है हम उस पर ही बात करें। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हरक सिंह भाजपा में बने रहते हैं तो इससे हमें कोई फायदा नहीं है, और अगर कांग्रेस में चले जाते हैं तो भी हमें कोई फायदा नहीं है। मैं आपके पास आती हूँ। गणेश जी, आपको क्या कुछ कहना है? ये हमारी प्रवक्ता भाजपा की सुनीता जी कह रही हैं जी, ये इनके जो भाजपा का विजन सोच है, ये तो मुख्यमंत्री इन्होंने तो प्रयोगशाला बना दी उत्तराखंड में। 3 मुख्यमंत्री, अगर 6 महीना और होता चौथा बदल लिए होते। इन्हें काम करने की इच्छा शक्ति विजन नहीं है। उत्तराखंड की जनमानस ने 3/4 बहुमत इन्हें दिया था। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी उत्तराखंड जनमानस को भ्रमित किया और कहा कि हम ये करेंगे, डबल इंजन की सरकार लाएं, लेकिन कुछ नहीं किया। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं। आज जहां तक आप देख रहे हैं हरीश रावत जी की जो बात कह रहे हैं, हमारे हरीश रावत जी उत्तराखंड के स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री के बाद सबसे अच्छे नेता हैं। हमारे और प्रीतम सिंह हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। आज हमारे कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। भाजपा के आज देखिए सत्ता में कौन बैठे हैं? 50% हमारी कांग्रेस में गए हुए लोग आज सत्ता चला रहे हैं। इन्हें सत्ता चलाना नहीं आता, इन्हें केवल विपक्षी राजनीति करना आता है। और उत्तराखंड जनमानस सब देख रही है। रावत जी को 32 माह का समय मिला था, 3200 लोगों ने नियुक्तियां की, और उन्हें बताइए कोई नियुक्तियां क्या हो? उपनल का मामला आप बता ही रहे हैं। और कहते हैं, और जहां तक आप वाली पार्टी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है आप वाली पार्टी के देख के, ये अपनी जमीन तलाश है, कोई बात नहीं, मोगेरी लाल के असीन सपने देखने दे, लेकिन जनता सब देख रही है। आने वाले वक्त में वो तुलना कर रही है भाजपा और कांग्रेस की, वो कैसी कर रही है, वो क्या किया। और आज के वक्त में बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को आदरणीय यशपाल आर्य जी के वहां भी उन्हें भोजन किया। क्या हुआ वो भोजन से? ये आप यहाँ पार्टी करते सबको बुला रहे, कुछ नहीं होना। भगदड़ मच गई भाजपा में, भाजपा जा रही है। और जैसा इन लोगों को आज मैं बता देना, मैं दावे के साथ करता हूं, भाजपा आने वाले वक्त में 15 से 20 के बीच सिमट जाएगी, जो आज हालात लग रहे हैं। आज इसलिए कह रहा हूं मैं कि हर तबका परेशान है। आज किसान 1940 रुपया आपने धान का रेट डिक्लेयर कर रखा है। ये बेमौसम बरसात की वजह से वो धान का कलर काला पड़ गया, लेकिन चावल नहीं हुआ। आज किसान 1200 रुपये में बेच रहा है, व्यापारी घर बैठा हुआ है, बेरोजगार रास्ते में घूम रहा है। और ये देखिए ये आपने कहते हैं पार्टी दे रहे, ये कर रहे हैं। अरे भैया सोचो, ये जनमानस देवभूमि है भैया, माफ नहीं करेगी। ठीक है गणेश जी, आप मुझे बात का जवाब दीजिए। मैं प्लीज, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ रहा हूँ। उत्तराखंड आंदोलन हमले लीड किया था मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट होने के नाते। मैं जानता हूँ जो अपने सपने थे, जो साकार होने आज के वक्त में ईमानदारी से करिए। आने वाली जनता सब देख रही, जनता इसका जवाब देती है। आप क्या करिए बताइए, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, अब मुझे गणेश जी, पहले सुनीता जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गणेश जी से मुझे एक सवाल पूछना है। गणेश जी, आपके पास कुछ नए नेता नहीं आ रहे? यशपाल आर्य जी आए तो वो पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए और फिर कांग्रेस में आ गए। हरक सिंह रावत भी आते हैं तो पहले वो कांग्रेस में थे, भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आएंगे। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। इससे पहले आपने शुरुआत में बात कही थी कि भाजपा में जो नेता है वो खुश नहीं है, कार्यकर्ता जो है वो खुश नहीं है, भगदड़ मची हुई है और उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इस वजह से ये जो नेता हैं ये छोड़ कर आपकी पार्टी में आना चाहते। तो आपकी पार्टी में जब थे तो आपने भी कुछ काम नहीं किया होगा, इसीलिए छोड़कर वो भाजपा में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, कमी रही तभी छोड़ा। हम इसे आपके बात से सहमत हैं, कुछ कमी रही होगी हमारी तभी तो छोड़ा। आज इन्होंने लग गया, तुलना कर रहे हैं ना ये भाजपा और ये। हरक सिंह रावत जी ने क्या कहा, तीरथ त्रिवेंद्र रावत जी को मैं कहते कहते थक गया, कोटद्वार में मेडिकल को। अरे भाई जनहित में काम कर रहे हैं, आप वो नहीं होने दे रहे। इनका विकास की तरफ ध्यान नहीं है, इनका यह है कौन कहां से मलाई आए, कहां से हम करें, इसकी तरफ ध्यान नहीं है।
जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। जनता सब जानती है, सब भटक रहे हैं और तुलना कर रहे हैं। आपको तुलना में आप देख रहे हैं, जनता ये सब देख रही है। आने वाले 2022 में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। जहां तक आप पार्टी ये अपनी जमीन तलाश रही, कोई हरज नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। जी नवीन जी, क्या कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं मैम कि भाजपा और कांग्रेस नाम के दोनों जहाज इस वक्त डूब रहे हैं। इनको छोड़ छोड़ के, जैसे डूबते हुए जहाज में से चूहे भागते हैं, ऐसे ही लोग आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़कर एक दूसरी जगह भाग रहे हैं। भाजपा वाले सोच रहे हैं कांग्रेस में ठीक होगा, कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज देखे फिर इधर उधर चल रहे हैं। तो इनका टाइम चला गया है। इस बार झाड़ू चलने वाली है, दोनों की सफाई होने वाली है। That's it. ठीक है नवीन जी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में जनता किससे चुनती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दल बदल की राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं देखने वाला है कि कितना किसको फायदा होता है। कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने गणेश जी से भी ये बात कही कि कांग्रेस में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो पहले भी कांग्रेस में थे, उसके बाद वो भाजपा में चले गए, तो क्या अब वापस कांग्रेस में जाएंगे? इसका कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता है और कितना फायदा भाजपा को हो सकता है? देखिए, ये हमें यहाँ ये गौर करना होगा कि भाजपा से कौन लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं और कौन लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं। जी, दरअसल ये वही लोग हैं जिनका कंफर्ट जोन प्रभावित हो रहा है। जो राजनीतिक कंफर्ट जोन है सत्ता का, वो प्रभावित हो रहा है। वही लोग दल छोड़ करके एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। दूसरी चीज की ये है, इनमें से अधिकांश नेता ऐसे रहे हैं उत्तराखंड के जिन्होंने चुनाव अपने दम पर लड़ा है। अगर आप देखें कि जब 2017 में दल बदल का जो माहौल बना था 2016 में, उसके बाद जितने लोग कांग्रेस से भाजपा में आए उनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी सीटों पर जीत दर्ज की है जी। और हरीश रावत जी 2 जगहों से चुनाव लड़े, उसके बाद चुनाव हार गए, है ना। लेकिन उसके बावजूद, इन सब के बावजूद भी हरीश रावत जी ने जनता के बीच में जाकर के संघर्ष बनाए रखा। और आलम ये था कि भले वो चुनाव हार गए हो, लेकिन वो इन 5 सालों में एक जननेता के रूप में उभर करके आए। लेकिन वहीं भाजपा के साथ एक विडंबना ये रही कि भाजपा को जनता ने बहुत ज्यादा विश्वास दिया। न सिर्फ परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, वोट परसेंटेज इनका बढ़ा, बल्कि इनके संसद विधानसभा में इनके विधायकों की संख्या भी बढ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जनता को मिला क्या? तो अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों सवालों के बीच में जो उत्तराखंड की जनता है और उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड की जो मुख्य मुद्दे रहे हैं, उनमें उन सब से इतर दोनों राजनीतिक दलों के इन विधायकों का जो दल बदल के लिए आतुर हो रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ, इसमें जनहित या उत्तराखंड कहीं नहीं है। अगर उत्तराखंड होता तो शायद ये इस तरह की दल बदल की चीज कहीं नहीं होती। और यहाँ देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि दल बदल का सबसे बड़ा विरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, क्योंकि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और यही वजह है कि वो दल बदल कानून भी लेकर के आए जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था कि सत्ता अहंकार पैदा करती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ गौर करने वाली बात यह है, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि आज भाजपा कह रही है कि अब की बार 60 पार जी। और अटल जी इस बात को अक्सर कहते थे, चाहे वो पक्ष सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, कि बिना विपक्ष के और बिना विपक्ष की भूमिका के सरकार, लोकतंत्र नहीं चल सकता जी, है ना। सत्ता में, सरकार में, लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है जी। तो ये कहीं ना कहीं जो, और इन सब ये जो अहंकार जनित भाव दिख रहा है, और अभी हमने कुमाऊं में जो आपदा आई है उसमें जो चीजें देखने को मिली कि सत्ताधारी दल के मंत्री का वहां जो विरोध हुआ है उनके गृह क्षेत्रों में जी। और शायद ये एक बड़ा कारण रहा है। मुझे लगता है कि यशपाल आर्य को भी लगने लगा था कि शायद उनकी नाव वहां डूब सकती है जी। क्योंकि जीत की संभावनाओं को देखते हुए 2017 में यशपाल आर्य ने कहीं ना कहीं दल बदल किया था, और अब उनकी जो जीत की संभावना है, उनको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ जनता का रुझान बढ़ जाए। तो इसलिए इन तमाम संभावनाओं को देखते या कुलदीप जी वाकई, या फिर वो मिथ पे बिलीव कर रहे हैं कि भाजपा हो गया, अब कांग्रेस आएगी अगले साल, अगली बार, तो फिर अब वो उसको स्विच करके, भाजपा को स्विच करके वापस कांग्रेस में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति और अपना करियर गेम भी यहाँ पर खेला जा रहा है कि उन्हें लग रहा है कि हम कहाँ सिक्योर फील कर रहे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए, एक आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने यह बात उभर करके आई थी जी। कि अब जो चुनाव लड़े जाएंगे वो मोदी जी के नाम पर नहीं लड़े जाएंगे। जी। राज्यों में जो होने वाले चुनाव हैं वो राज्य के मुद्दों पर और राज्य के जो नेतृत्व है वो लड़ेगा। जी। हमें देखना होगा कि जो 2016 का जब चुनाव 2017 का जब चुनाव हुआ था, जी। तो उस समय प्रदेश में तो भले कांग्रेस से पहले प्रदेश में तीसरी विधानसभा में कांग्रेस थी, लेकिन केंद्र में भाजपा थी। और मोदी जी के को देखते हुए प्रदेश की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया और 2017 के चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दे दिया। जी। ठीक है, लेकिन उस प्रचंड बहुमत के साथ राज्य की जनता को क्या मिला? तो ये अभी जो और ये उत्तराखंड की जनमानस की आवाज अब उभर करके आने लगी है और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अब जनता के बीच में उभर रहा है। जी। और ये कुमाऊं मंडल से ये बातें उभर के आई हैं, तो सतर्क होने की आवश्यकता है भाजपा को भी। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि सिर्फ दल बदल के तहत जो लोग आ रहे हैं उनकी भी बात हो रही है और दोनों दलों का ध्यान भी उस तरफ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है कार्यकर्ता जिसने चुनाव लड़ाना है, जो अपने भविष्य की तमाम संभावनाओं को तलाश रहा है। बिल्कुल, अभी जैसे कि हम कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता थी, उन्हीं को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर नैनीताल से अगर किसी और को टिकट दिया जाएगा तो मैं सोचूंगी कि आगे मुझे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बरसों से जो कार्यकर्ता इस आस में है कि अब उनका भी नंबर आएगा, कहीं ना कहीं वो हाशिए पर जा रहा है। जी। तो इसका खामियाजा जो है वो जरूर निकल करके आएगा, दोनों दलों में निकल करके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, गणेश जी आपको कुछ कहना था, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लीजिए। कुलदीप जी की हर बात से सहमत हूं, लेकिन जहां तक आदरणीय यशपाल आर्य जी के बारे में उन्होंने कहा, उनकी घर वापसी हुई है। वो 2 बार लगातार हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बनाया था, उनके ही कार्यकाल पे, उनके अध्यक्ष कार्यकाल पे कांग्रेस की वापसी हुई थी। हमारे आदरणीय हरीश रावत जी कहते हैं दही की ठेकी, इसका मतलब जानते हैं आप? कोई शुभ काम होता है, पहले दही की ठेकी रखा जाता है, दही खिलाया जाता है। तो आज हम बताते हैं कि ये जहां तक ये दल बदल आ रही है, लोकतंत्र की अच्छी बात है, हम मानते हैं, लेकिन इन लोगों का जो दल बदल कर रहे आ रहे हैं, इनका जनता में भी पकड़ है, इसे नकार नहीं सकते। जहां तक हमारे कार्यकर्ता जो नए, उन लोगों को जी मौका मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में ईमानदारी से सर्वे होता है, जिसकी पोजीशन अच्छी होगी उसे टिकट मिलेगा, हमें यकीन है। देखिए गणेश जी, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी बौखलाहट भी जो है वो साफ दिखाई पड़ रही है। हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता ही थी वो, जिन्होंने कहा है कि अगर टिकट किसी और को दिया जाता है तो हम आगे सोचेंगे हमें क्या करना है। तो आप इस बात को मानिए कि कहीं ना कहीं एक अंदरूनी बौखलाहट देखने को मिल रही है और ये स्वाभाविक है। जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आशा लगाकर बैठे हैं, उनके लिए जरूरी है। सुनीता जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, मैं गणेश जी को ये बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर इंदिरा हृदय जी इनका बहुत बड़ा कद्दावर चेहरा था, उन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया। तो मुझे तो सरिता आर्य जी से पूरी सिंपैथी है, वो अपने हक के लिए अपनी आवाज अपने भाजपा का बचा लो भगदड़ से, इसकी चिंता न करिए, आप अपनी भगदड़ को बचा लो। जो भाजपा के और भी विधायक कांग्रेस में नहीं लगी हुई है, इसलिए भाजपा में कोई भगदड़ नहीं है, ये सिर्फ आपके देख लीजिए। बिल्कुल सुनीता जी, कहीं ना कहीं आने वाला वक्त ही बताएगा और समय की फिलहाल बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम आज बात कर रहे हैं जिस तरीके से बागी तेवर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं नेताओं के। उत्तराखंड में चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और जो नेता हैं वो दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इसका फायदा किसे होता है, भाजपा को या कांग्रेस को, या फिर आम आदमी पार्टी जो कि अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। क्या जनता आम आदमी पार्टी का रुख करती है? हालांकि ये सब 2022 में पता चल जाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।